हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम यूरोप के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट है। अब इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो है 4 कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है आपकी फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ। तो ये जो आर्टिस्ट हैं ये क्या करते हैं, मतलब 4 पेंटिंग्स बनाते हैं, 4 पिक्चर्स बनाते हैं। उसमें से जो इनकी एक पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है, जिसका नेम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। ये जो पिक्चर है मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो, जो इन्होंने क्या है, एक तरह से एक यूटोपिया देखा, मतलब यूटोपिया मीन्स एक तरह की एक इमेजिनेशन की, और पूरे वर्ल्ड को इन्होंने क्या देखा, एक तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए एक ड्रीम देखा। ड्रीम के अंदर इन्होंने क्या देखा कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, की सभी जगह पर क्या है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम में मोनार्की सिस्टम चलता था। तो फ्रेडरिक सोरियो ने क्या है, एक यूटोपिया देखा, एक इमेजिनेशन की और 4 पिक्चर्स बनाई। 4 पिक्चर्स में से एक पिक्चर जो है इस चैप्टर के अंदर आपको दिखाई गई है, जो कि फेमस हो गई, ठीक है। और इस पिक्चर का नेम है द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो इस पिक्चर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो क्वेश्चन है वो कैरी होते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, जो फ्रेडरिक सोरियो ने एक ड्रीम देखा है, ठीक है। इस ड्रीम के अंदर जो ये पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर के अंदर देखो क्या दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का स्टैच्यू दिखाई दे रहा है। इस स्टैच्यू का नेम क्या है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टैच्यू कर रहा है आपकी फ्रीडम को, आज़ादी को। देन उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे ये देखो, ये जो इस हैंड के अंदर इन्होंने एक टॉर्च पकड़ा हुआ है, मतलब लोगों को रोशनी दिखा रहा है जो लोग आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर देखो, यहाँ पे आपको ये बन जाएगा आपका मैन राइट चार्टर, मतलब कि मानव अधिकारों के लिए एक क्या है, चार्टर पकड़ा हुआ है इस हाथ के अंदर, राइट हैंड के अंदर। और लेफ्ट हैंड में क्या है, टॉर्च है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूरोप की जो सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो क्या है, लाइन के अंदर देखो क्या निकाल रहे हैं, एक मार्च ऑफ पीपल, मतलब मार्च पास्ट जिस तरीके से निकालते हैं हम, मार्च ऑफ पीपल जो है, मतलब एक तरह से लोग आ रहे हैं, फ्रीडम लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर की साइड आपको गॉड दिखाए हैं, ठीक है, जो कि जीसस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जीसस दिखाए गए हैं यहाँ पर, जो कि क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं लोगों को, जितने भी यहाँ से लोग जो हैं गुजर रहे हैं उनको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और साथ में देखो और भी गॉड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको क्या है, हम एंजल्स बोल सकते हैं। यहाँ पे ये एंजल्स हैं, ठीक है, ये जीसस हैं। और देन ये जो है आपका मार्च ऑफ पीपल है, जो कि लोग हैं जो ये क्या है, फ्रीडम लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ स्टैचू के पास पहुँचता जा रहा है उसको लिबर्टी जो है मिलती जा रही है। और यहाँ पर जो है आपको वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये वाला जो है ये वेस्ट है, ठीक है, ब्रोकन वेस्ट है, ये टूटा हुआ सामान है, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम में मोनार्की सिस्टम चलता था, तो मोनार्की सिस्टम में क्या है, एक राजा हुआ करता था, उसका आगे लड़का फिर राजा बन जाता था, फिर उसका लड़का आगे राजा बन जाता था। इस तरीके से वो रूल किया करते थे पूरे एम्पायर के ऊपर, ठीक है। पहले नेशन स्टेट नहीं होते थे, एम्पायर हुआ करते थे। तो क्या है कि वो जो मोनार्की सिस्टम को ये जो लोग हैं ये पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि एक ही बंदा रूल कर रहा है, मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये जो मोनार्की के सारे सिंबल्स हैं, जैसे क्राउन्स हैं, क्लॉथ हैं, यहाँ पर तोड़े हुए दिखाए गए हैं, मतलब कि कचरा टाइप दिखाया गया एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पिक्चर के बारे में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार 5 मार्क्स का भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, देखो हमने फ्रांस के बारे में पढ़ना है, इटली के बारे में पढ़ना है, ब्रिटेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और साथ में जर्मनी के बारे में भी रीड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की थोड़ा सा हमने जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लिया है, जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं उनके बारे में, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच के लोगों ने कैसे रेवोल्यूशन किया, कब किया और क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, रेवोल्यूशन के बाद, ये सारा का सारा अभी हम रीड करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देखो यहाँ पे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब आई है, 1789 में आई है। तो इसको याद रखना बहुत ही ईजी है, जैसे कि 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, तो इस तरीके से आप 1789 जो है इसका ईयर याद रख सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था, 1789 के अंदर आया है। तो देख लेते हैं क्या स्टोरी थी, क्या क्या चेंजेस आए हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि वहाँ पर मोनार्की सिस्टम चलता था, ठीक है, मोनार्की सिस्टम चलता था, तो लोग क्या उनसे बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे मोनार्की सिस्टम से, वो राजा से। तो वहाँ के लोग जो क्या है, रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे वो रेवोल्यूशन करते हैं तो ट्रांसफर्ड हो जाती है पावर,
मोनार्की से जो आपकी पावर है वो ट्रांसफर होके क्या है फ्रेंच पीपल के पास चली जाती है, मतलब फ्रांस के रहने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे, फ्रेंच पीपल के पास जो है पावर चली जाती है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आनी है तो क्या है, वहां पर दो वर्ड्स काफी ज्यादा यूज किए जाने लगे, ला पात्रे, ठीक है, और ला सिटिजन। अब ला पात्रे का मीनिंग क्या होता है, फादरलैंड, मतलब कि ये जो फ्रांस की जो सारी लैंड है वो क्या है, हमारी फादर है। जैसे हम लोग इंडियंस कह देते हैं कि हमारी धरती माँ है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, फ्रांस को क्या बोल रहे हैं, फादरलैंड बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ला सिटिजन, इसका मतलब क्या है कि हम सारे के सारे जितने भी फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग हैं वो हम क्या हैं, एक ही सिटीजन हैं, ठीक है। उन्होंने ये दो वर्ड क्या किए थे, अडॉप्ट किए थे, कौन कौन से, ला पात्रे और ला सिटीजन। ला पात्रे का मतलब फादरलैंड और ला सिटीजन का मतलब सिटीजन्स। देन इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना एक जो रॉयल फ्लैग पहले चलता था, जो मोनार्की सिस्टम में राजा यूज किया करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया। उसकी जगह इन्होंने न्यू फ्रेंच जो है अपना एक फ्लैग बनाया जो कि 3 कलर्स का था, ठीक है। अपनी एक ओथ बनाई, नेशनल एंथम बनाया इन्होंने। तो ये क्या है, चेंजेस लेकर आए, ठीक है, चेंजेस लेकर आए हैं कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इन्होंने आगे क्या बताया है कि फ्रेंच बिकेम नेशनल लैंग्वेज। इन्होंने क्या है, फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया। और फ्रांस के अंदर अलग अलग टाइप के वेट और मेजर्स के लिए, जैसे कुछ भी अगर आपको खरीदना है या कुछ भी मेजर वाली चीज़ है, ठीक है, तो क्या है कि उसके लिए अलग अलग टाइप के नाप या तोल की चीज़ें चलती थी, उन सबको यूनिफॉर्म कर दिया, उसको क्या है एक सिस्टम के अंदर ले आइए। देन इसके बाद क्या कर दिया इन्होंने, एबॉलिशमेंट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज। जितने भी अंदर लोगों के, मतलब कि जिन्होंने भी राजा को आगे ड्यूज, मतलब जो भी उनके पैसे वगैरह रहते थे वो देने होते थे, या कस्टम ड्यूटी, अगर आपको ट्रेड करना है एक जगह से दूसरी जगह जाना है फ्रांस के अंदर, तो आपको क्या पैसे भरने पड़ते थे, टैक्स वगैरह पे करना पड़ता था, वो सारा का सारा एबॉलिश कर दिया गया था। देन इसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश। और क्या है, एक सेंटर के अंदर रहकर, मतलब कि पूरे फ्रांस के अंदर एक ही जगह से क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चलता था, मतलब कि किस तरीके से पूरे फ्रांस को संभालना है। देन इसके बाद है नेशनल जो असेंबली वॉज रीनेम। जो नेशनल असेंबली वहां पर हुआ करती थी, अब क्या है, वो लोग जो है अपने वोट देकर उसको क्या है चला रहे थे, तो उसको स्टेट जर्नल जो है नेम दे दिया गया था, किसको, नेशनल असेंबली को क्या है स्टेट जर्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब लोग जो हैं मतलब वोटिंग करके अपना जो है जिसको भी वो चुनना चाहते थे, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको चुनते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है चेंजेस आए हैं फ्रांस के अंदर। देन अब क्या है, जब इतने सारे चेंजेस आ गए, मतलब लोग क्या है अब खुशी खुशी रहने लगे थे, वहां पर क्या है डेमोक्रेसी आ चुकी थी, ठीक है, मोनार्की सिस्टम खत्म और डेमोक्रेसी आ चुकी है। फिर क्या है, एक तरह से कह सकते हैं इनकी खुशियों को नजर लग गई है, तो यहाँ पर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो क्या है एम्परर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का ये एम्परर बनता है। और जैसे ही ये एम्परर बनता है तो क्या है, ये एक कोड को लागू करता है, सिविल कोड बनाता है अपना, ठीक है, 1804 सिविल कोड। 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल कोड ऑफ क्या था, 1804 इसका सिविल कोड था, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। तो इसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया जब ये आए, तो ये क्या है बहुत अच्छे एक आदर्श राजा की तरह आए थे और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने काम करवाए। तो देख लेते हैं कौन कौन से काम इन्होंने करवाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोगों को क्या है इन्होंने इक्वल राइट्स दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद है अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फ्यूडल लॉर्ड कौन होते थे, मतलब कि जो अमीर जैसे जमींदार होते हैं और पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स से जो है बहुत ज़्यादा काम करवाते थे फ्यूडल लॉर्ड। तो क्या है, इन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम उस टाइम पे चलता था, जो अत्याचार किया जाता था किसानों के ऊपर, उस फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। देन इसके बाद क्या है, इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया था वेट और मेजर को। उसके साथ साथ इन्होंने क्या है एक कॉमन करेंसी लागू कर दी थी, ठीक है, फ्रांस के अंदर कॉमन जो है करेंसी लागू कर दी, जो अलग अलग टाइप की जो करेंसी चलती थी वहां पर। फिर क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिन लोगों के पास पैसा होता था ना वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, उनसे उनकी प्रॉपर्टी जो है वापस नहीं ली जाएगी। देन इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसको बहुत अच्छे से मतलब इंप्रूव किया, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, जिसका कोड था 1804। देन इन्होंने क्या है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब कि क्या
क्या है टैक्स पे करना पड़ता था, जो फ्रांस में ट्रेड किया जाता था उसको भी इन्होंने पूरी तरह से क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो अब क्या है कि लोग क्या है एक तरह से इसको अपना मसीहा समझने लगे थे कि ये बहुत जो है अच्छा पर्सन है। इसको क्या है हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी भी बोला जाता है, मतलब कि ये क्या है हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है, आज़ादी लेकर आया, लोगों को राइट्स दे रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जो फ्रांस के आसपास की कंट्रीज थी ना वो भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो बहुत अच्छा है। देन इसके बाद क्या है, जल्दी ही लोगों का जो एंथुसियाज्म था वो किस में, हॉस्टैलिटी के अंदर जो है बदलने लगा। लोग इससे नफरत करना स्टार्ट करने लगे थे। क्यों स्टार्ट कर दिया था उन्होंने नफरत करना, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या है ड्रॉबैक है। ठीक है, नेपोलियनिक जो कोड आया 1804, ठीक है, इनके क्या है बहुत सारे क्या है ड्रॉबैक्स थे। पहला क्या था, इन्होंने जो लोगों से पॉलिटिकल फ्रीडम जो है ना वो बिल्कुल ही खींच ली थी, मतलब दी नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को दी नहीं थी। ठीक है, देन उसके बाद जो है इन्होंने जो है इंक्रीज कर दिया था टैक्सेशन, मतलब कि जो ये टैक्स रेवेन्यू जो है लोगों से लेते थे उसको बढ़ा दिया। देन इसके बाद इन्होंने सेंसरशिप लगा दी। ठीक है, कि अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी छाप नहीं सकता था न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर। देन इसके बाद है इन्होंने क्या, ये जो बंदा था ना मतलब कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था, ये क्या करना चाहता था, ये अकेले फ्रांस के ऊपर नहीं, ये पूरे यूरोप के अंदर जो है मोनार्की सिस्टम को हटाकर अपना दबदबा जमाना चाहता था। ये चाहता था कि सिर्फ मैं ही डोमिनेट करूं, बाकी कोई डोमिनेट ना करे। सारे मोनार्की सिस्टम को हटाकर इसने क्या करना था, अपने एम्पायर को आगे बढ़ाना था। तो क्या था कि अगर इसको अपने एम्पायर को बढ़ाना है तो इसको अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो ये अपनी फ्रेंच आर्मी को जो है बढ़ाना चाहता है। तो इसने क्या किया, जबरदस्ती लोगों को क्या है रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था आर्मी के अंदर। मतलब हर एक फैमिली में से एक बंदा जो है फ्रेंच आर्मी के अंदर जो है क्या है अपना रोल प्ले करेगा। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। अब जिनके घर में एक ही पर्सन है कमाने वाला, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इससे। ठीक है, ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द होल यूरोप, और ये पूरे यूरोप को क्या है जीतना चाहता था। अगर आप इस चैप्टर को एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह याद करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, अगर बोर फील करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो इसको बहुत ही स्टोरी के वे में समझना, तभी ये समझ में आएगा। देन अब इसके बाद क्या होता है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्या है, यूरोप के अंदर क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे थे, उनकी अलग भाषा है, अलग ही मतलब कह सकते हैं रीति रिवाज है, कस्टम है, हर एक चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो क्या है उनके अंदर क्या है, वो अलग अलग जब होंगे तो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। ठीक है, अगर अब नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आनी है तो नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या है मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेशन स्टेट नहीं था। पहले के टाइम में नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट कब होता है, नेशन स्टेट मीन्स कि आपका कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन आइडेंटिटी हो यूरोप के लोगों की। तभी यूरोप के अंदर जो भी कोई कंट्री है, अगर एक कंट्री के अंदर अलग अलग एम्पायर के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि उनके अंदर कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी होगी, तभी वो जाके जो क्या बनेगा, एक तरह से नेशन स्टेट बनेगा। क्योंकि पहले के टाइम में नेशन स्टेट नहीं थे, जस्ट एम्पायर हुआ करते थे, बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था जैसे आज के टाइम में इंडिया है या अलग अलग कंट्रीज हैं। अब ये जो नेशन स्टेट की फीलिंग है ये धीरे धीरे इमर्ज कैसे हुई यूरोप के अंदर, तो देख लेते हैं यहाँ पे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्टोरी जो है कैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है। ये मिडिल क्लास कहाँ से आ गई और ये मिडिल क्लास ने कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को भरा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बताया गया आपको एरिस्टोक्रेट्स होते थे और दूसरी तरफ हैं पीजेंट्स। अब यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या है बहुत ही वेल्दी पीपल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पैसा होता था उनके पास। ठीक है, सारे के सारे स्टेट के ऊपर वो ही ऑन करते थे, वो ही मालिक हुआ करते थे। देन सोशली और पॉलिटिकल जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी एरिस्टोक्रेट्स के पास थी। और ये क्या है एक दूसरे से किस चीज़ के थ्रू जुड़े हुए होते थे, फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज। मतलब कोई राजा है उसकी लड़की है, कोई दूसरा राजा है उसका लड़का है, तो वो इस तरीके से मैरिज करके आपस में क्या है कनेक्ट रहती थी एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ, एरिस्टोक्रेट्स वाली। ठीक है, और वो क्या है फ्रेंच लैंग्वेज ही बोला करते थे जस्ट, और क्या है और एक तरह से कॉमन लाइफ ही वो जीते थे। दूसरी तरफ आ जाएगा पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे वो क्या थे, पुअर पीपल थे, गरीब होते थे, उनके पास कोई भी लैंड नहीं हुआ करती थी, मतलब लैंडलेस हुआ करते थे। और वो क्या है जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे इनकी जमीनों के ऊपर जाके काम किया करते थे। ठीक है, और इन मेजोरिटी, बट ये संख्या में ज्यादा थे, मेजोरिटी में थे, ये माइनॉरिटी में थे, ये कम थे और ये ज्यादा थे। बट नॉट पावरफुल, ये पावरफुल नहीं थे। क्यों पावरफुल नहीं थे, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था, इनके पास जमीन ही नहीं है, इनके पास जमीन थी, इनके पास पैसा था, इसलिए ये पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है। बट संख्या में ज्यादा पीजेंट्स थे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या है वहां पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है यूरोप के अंदर। जैसे ही यूरोप के अंदर ग्रोथ होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो उसी के साथ क्या है
है ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस। तो कमर्शियल क्लासेस जो हैं उभर कर सामने आती हैं, ठीक है। ये जो कमर्शियल क्लासेस थी इन्हीं को न्यू मिडिल क्लास बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्लासेस हैं, मतलब ये जो मिडिल क्लास थी, ये नाइदर वेरी पुअर नॉर वेरी मच रिच, हम ये कह सकते हैं कि ना तो ये गरीब थे और ना ही ये अमीर थे। ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, बिजनेसमैन थे सारे के सारे, वो सारे न्यू मिडिल क्लास में आ गए थे। तो ये जो लोग हैं ना, इनको बड़ी खुंदक भर गई थी इनके लिए, एरिस्टोक्रेट्स के लिए। इनसे ये नफरत किया करते थे कि ये क्या है, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत सारे प्रिविलेजेस इनको मिले हुए हैं, बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं जो कि इनके पास नहीं होने चाहिए। तो इनको क्या है, मिडिल क्लास वालों को ये खटकते थे बहुत ज़्यादा। तो अब क्या हुआ, कह रहे हैं दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांड नेशनल यूनिटी एंड अपोज्ड एरिस्टोक्रेसी। इन्होंने क्या है, नेशनल यूनिटी की मतलब की डिमांड की, मतलब नेशनलिज्म क्या है इन्हीं की वजह से आया। मतलब ये नेशनल यूनिटी चाहते हैं कि हम सारे क्या है एक होकर रहें, इक्वालिटी होनी चाहिए, इनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होने चाहिए, जो ज़्यादा राइट्स लेकर बैठे हैं। और इन्होंने क्या है, अपोज किया था एरिस्टोक्रेट्स का। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो चैप्टर को ज़रूर लाइक कीजिए, और नोट्स पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ कमेंट करके जाया कीजिए वीडियो के ऊपर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बट प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैप्टर को एज अ स्टोरी समझना, तभी आपको ये चैप्टर जो है बहुत ईजी लगेगा।